हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिनके प्रॉफिट के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने मिल सकती है। अब ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ क्यों हमें देखने मिल सकती है? क्योंकि इन कंपनीज के अंदर जो है ना हमें कहीं ना कहीं जो है ना ग्रोथ ट्रिगर जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहे हैं। अब ये आपका काम है एज इन्वेस्टर कि आप इन तीनों कंपनीज को इंडिपेंडेंटली जाकर पढ़ो और इन कंपनीज को जो है ट्रैक करो। तो बिना कोई देरी के हम जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले एक अनाउंसमेंट है कि जीरो टू हीरो मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 3499 से 4999 होने वाला है दिसंबर के मंथ के अंदर, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 1499 से 1999 होने वाला है। तो दोनों मास्टर क्लास का प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है। तो उसके पहले जो है आप दोनों के लिए जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना, क्योंकि एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं जो है आपका हेल्प नहीं कर सकता। पहली कंपनी है ना उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स। अब ये यथार्थ हॉस्पिटल जो है ना आपके हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। जब आप हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर देखोगे ना तो इस सेक्टर से जो है ना हमें बहुत ज्यादा मल्टी बैगर्स देखने मिले, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है। तो इधर अगर आप देखोगे तो मैक्स हेल्थ केयर जैसे प्लेयर आ जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं, जिन्होंने इन स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स देखोगे पिछले साल के तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इन हॉस्पिटल कंपनीज के केस में अगर आप देखोगे तो आपको हॉस्पिटल कंपनीज को है ना एक मैट्रिक से वैल्यू करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं ईवी टू एबिटा। आप इन कंपनीज को पी रेशियो से वैल्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना कॉन्स्टेंटली केपेक्स कर रही होती है। तो इन कंपनीज का जो डिप्रिशिएशन होता है और अमोर्टाइजेशन होता है ना वो हाई होता है। तो इससे इनका पैट का जो है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो पिक्चर होता है ना वो हमें कभी भी राइट नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको ऐसे कंपनीज को जो है ईवी टू एबिटा पे वैल्यू करना है। अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अगर आपको वैल्यूएशन सीखना है तो वैल्यूएशन पे जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर है ना 3 आवर्स की स्पेशल क्लास है, जहां से आप डिफरेंट सेक्टर्स को डिफरेंट कंपनीज को जो है किस तरीके से वैल्यू कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जीरो टू हीरो का लिंक है, जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यथार्थ के केस में जब मैं बात करता हूँ तो इनका जो नंबर ऑफ बेड्स है ना इन्होंने बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज किया है। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखोगे ना तो बहुत छोटी कंपनी है यार, ये 6900 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है, और 860 करोड़ रेवेन्यू जो है इन्होंने FY25 के अंदर बनाया। लेकिन जब मैं इसे कंपेयर करूँ मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस से, तो जो यथार्थ का ग्रोथ है ना कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसे कि नारायण हृदयालय जैसे प्लेयर्स है जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वही 15, 17, 18% के आसपास है। मैक्स हेल्थ केयर एक ऐसा प्लेयर है जो कि 30% के आसपास अपनी सेल्स ग्रो कर रहा है। लेकिन इधर आपको एक चीज़ देखनी है कि मैक्स हेल्थ केयर का जो वैल्यूएशन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने मिलता है। तो कंपनी 60 के ईवी टू एबिटा पे जो है ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और यहाँ से अगेन आपको मार्केट के अंदर पैसा बनाना है ना तो आपको जो है ना री रेटिंग और ईपीएस ग्रोथ जो है दोनों चाहिए। जब आप किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा वैल्यूएशन पे करते हो तो आपको एक चीज़ देखनी है कि आपके जो गेन्स है ना वो जो है हमें कैप होते हुए देखने मिलते हैं जब आपका एंट्री वैल्यूएशन हाई होता है। तो ये ईवी टू एबिटा की जब मैं बात करूँ तो इनका ईवी टू एबिटा का जो मल्टीपल है वो आराम से जो है 60 प्लस का मल्टीपल था। अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये लोग 49 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 50 के मल्टीपल के आसपास। तो स्टिल मैं बोलूंगा कि वैल्यूएशन मैक्स का जो है अभी भी एक्सपेंसिव है। तो जो कंपनी मैक्स को मैच कर रही है ग्रोथ को वो है यथार्थ हॉस्पिटल्स, जो कि 30% पे ग्रो कर रही है। मैनेजमेंट अभी भी 30% का गाइडेंस दे रहा है। और यहाँ पे यथार्थ के केस में अगर आप देखोगे ना तो पहले ये लोग 28% का एबिटा मार्जिन कमाते थे। अभी अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिल रहे हैं। अब इनके मार्जिन फॉल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यार यथार्थ के केस में इन्होंने जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्वायर किए। तो इनके जो नंबर ऑफ बेड्स का कैपेसिटी है वो पहले 1600 या 1800 के आसपास था। आज के डेट पे अगर आप देखोगे 3 क्वार्टर पुरानी ही बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम पुरानी भी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो 2500 प्लस के आसपास का जो है इनका बेड का कैपेसिटी बनकर आता है। और कंपनी कॉन्स्टेंटली अपनी टॉप लाइन जो है 25 से 30% के बीच में जो है हमें ग्रो करते हुए देखने मिलती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मैं इनके जो नए हॉस्पिटल से दैट इज़ इनका दिल्ली वाला हॉस्पिटल और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल, ये 2 नए हॉस्पिटल है जहाँ पे इन्होंने 700 बेड्स का एक्सपेंशन करा है। और आगरा वाला हॉस्पिटल है जहाँ पे इन्होंने 200 बेड से अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करी है। तो जब मैं नए हॉस्पिटल को एक्सक्लूड करके कंपनी का एबिटा ग्रोथ देखता हूँ तो हमें 35% की एबिटा ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन जब आप इन्हें इंक्लूड करोगे तब आप देखोगे तो कभी कहीं ना कहीं हमें एबिटा ग्रोथ जो है ना फॉल होते हुए देखने मिलती है, क्योंकि जब आपके नए हॉस्पिटल आते हैं तब आपको एक्सपेंस भी लेने पड़ते हैं। हॉस्पिटल के लिए आपको ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है तो ऑपरेशनल कॉस्ट लेने पड़ते हैं, नए डॉक्टर्स लेके आने पड़ते हैं, नर्सेस लेके आनी पड़ती है, इक्विपमेंट्स लाने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है फ्री नहीं होती है। और अभी कंपनी ने नया हॉस्पिटल एक्वायर किया और इनके जो पुराने हॉस्पिटल है वो धीरे धीरे ऑपरेशनल होते हुए हमें देखने मिलेंगे। तो इसलिए कंपनी के मार्जिन पे जो है ना हमें एज ऑफ नाउ जो है प्रेशर देखने मिल रहा है।
अब इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो अभी यथार्थ के इस क्वार्टर के अंदर नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए Q2 के अंदर 28% का टॉप लाइन ग्रोथ आया। पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 33% का हमें देखने मिल रहा है। अब इसके साथ साथ यथार्थ के केस में जो कि इनका कंपनी का सबसे बड़ा ओवरहैंग था वो था इनका IT रेट। अब IT रेट वाला जो इशू है ना वो जो है हमें सॉर्ट होता हुआ देखने मिला है, तो इस रीजन से स्टॉक के अंदर जो है ना री रेटिंग भी देखने मिली है। जब मैं यथार्थ की स्टॉक की बात करूँ ना तो चलो मैं आपको इस पे अपना किस्सा बता देता हूँ। यथार्थ का स्टॉक जब से आई थिंक 350 पहले 700 के लेवल के आसपास था, 600 के लेवल के आसपास, फिर वहां से स्टॉक जो है ना 350 के लेवल के आसपास आ गया। इस साल यथार्थ हॉस्पिटल जो है ना मेरे पोर्टफोलियो के लिए जो है सबसे बड़ा विनर रहा है इस बार। तो अब यथार्थ के साथ मेरा स्टोरी किस तरीके से प्ले आउट हुआ कि यहाँ पे जब अगेन मुझे पता था कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रहा है, मैं बहुत टाइम से यथार्थ को जो है ट्रैक कर रहा था। अब यथार्थ के स्टॉक प्राइस के अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा था जब IT रेट का इशू हो रहा था, तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे थे। तो इस रीजन से यथार्थ का स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे ना तो हमें आराम से जो है 600 के लेवल से जो है 350 के लेवल के आसपास आते हुए देखने मिला। और उस टाइम पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि इनका IT रेट वाला इशू जो है ना हमें सॉर्ट आउट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो तब मैंने जो है यथार्थ के अंदर पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट की 350 के लेवल के आसपास, और मार्केट ने जो है मुझे रिवॉर्ड भी करा है। तो आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो यथार्थ का प्राइस 716 के आसपास है। इसके पहले तो 800 के आसपास चले गया था यथार्थ का प्राइस। तो यथार्थ ने ओवर 100% के आसपास जो है मुझे रिटर्न डिलीवर किए इस साल के अंदर। अगेन मैं यही बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आपको मार्केट के अंदर जो है ना पैसा बनाना है ना तो आपका जो है ना फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपको कंपनीज को राइट टाइम पे कैप्चर करते आना चाहिए, आपका कंपनीज पे कन्विक्शन होना चाहिए, आपको कॉन कॉल डिकोड करते आना चाहिए। अगर मैं उस टाइम पे यथार्थ का कॉन कॉल पढ़ता ही नहीं अच्छे से तो मैं कभी इस अपॉर्चुनिटी को जो है कैप्चर ही नहीं कर पाता। अगर आप कॉन कॉल पढ़ते तो वहाँ पे आपको मैनेजमेंट के टोन के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा था, और इसके साथ साथ बिजनेस ऑपरेशनली जो है ना हमें इंपैक्ट होते हुए नहीं देखने मिल रहा था जब मैं यथार्थ की बात करता हूँ। तो हाँ, ये थोड़ा रिस्क भी होता है। फिर मैंने यथार्थ के अंदर 350 से पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एलोकेशन इंक्रीज करा जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरा कन्विक्शन जो है कंपनी के ऊपर इंक्रीज होता हुआ। तो अगेन यही सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो अगर आपको मार्केट के अंदर जो है ना अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अगर आपको गलत स्टॉक्स के अंदर फंसना नहीं है, तो आपको जो है ना जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर जो है एनरोल करना ही है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करना है। तो यहाँ पे ये 30 आवर्स का मास्टर क्लास देखने के बाद, दोनों देखने के बाद, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे, आप एक एक्टिव इन्वेस्टर बन जाओगे, और आप भी जो है ना मार्केट के अंदर मौके ढूंढ सकते हो। अब यथार्थ के केस में मैं अभी बात करूं तो इनका EV टू EBITDA का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो अभी थोड़ा आई थिंक 27 के आसपास है इनका EV टू EBITDA का मल्टीपल, जो कि स्टिल एज कंपेयर टू बाकी कंपनीज में बोलूं तो थोड़ा रीजनेबल साइड पे जब मैं सेक्टर की वैल्यूएशन देखता हूं। तो यहाँ से अगर यथार्थ के अंदर हमें अभी भी 30% का ग्रोथ देखने मिलता है, तो यहाँ पे री रेटिंग तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें देखने मिल सकता है। EPS ग्रोथ भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है यथार्थ के अंदर। अब इसके साथ साथ यथार्थ जो भी हॉस्पिटल के अंदर ग्रो कर रहा है वो लोग सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, तो हमें इनके मार्जिन जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। इनका जो नया हॉस्पिटल है फरीदाबाद वाला वो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पे CGSS स्कीम के अंदर यथार्थ को जो है इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैनेजमेंट जो है CGSS स्कीम के लिए जो है ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस जो है इन्होंने दिया हुआ है। और मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि इनके अभी यथार्थ के केस में अगर आप देखोगे ना तो इनका पूरा मिक्स जो है ना वो प्राइवेट पेशेंट्स और आपके इंश्योरेंस पेशेंट से नहीं आता है, इनका थोड़ा बहुत मिक्स जो है गवर्नमेंट पेशेंट से भी आता है। दैट इज़ इनका 37% ऑफ रेवेन्यू के आसपास। तो इधर हमें मार्जिन जो है ना कंपनी के अबाउट 1% से इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे CGSS स्कीम से, और 2.5% से जो है हमें टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि इनके जो ट्रीटमेंट के कॉस्ट है ना वो गवर्नमेंट पेशेंट्स के लिए जो है इंक्रीज हो जाएंगे। फिर इसके बाद इनका जो नोएडा का हॉस्पिटल है ना सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल, वहाँ से जो है अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो 70% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। आरपॉप जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है, और कंपनी आपके सुपर स्पेशलिटी मिक्स पे ही फोकस कर रही है, जिससे हमें मार्जिन जो है कंपनी के इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। इनका जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है और न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि ये 15-17 मंथ्स के अंदर जो है ना दोनों हॉस्पिटल जो है ब्रेक इवन हो जाएंगे और पैट पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वहाँ से हमें प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो है कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। आगरा वाला जो इनका हॉस्पिटल है वहाँ से इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज था, और यहाँ पे इतना ज़्यादा मैनेजमेंट को अपने बैलेंस शीट के ऊपर जो है स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। और ओवरऑल तो ये बात बनकर आती है, तो आगरा वाला हॉस्पिटल जो है कंपनी के मार्जिन पे जो है बिल्कुल भी ड्रैग नहीं लेकर आने वाला है। आरपॉप का जो ग्रोथ है, अब आरपॉप एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक करना है। तो आरपॉप के अंदर अगर आप देखोगे ना तो आरपॉप के अंदर मैनेजमेंट 8 से 9% के आसपास का जो है ग्रोथ गाइड कर रहा है,
और इधर मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि जैसे स्पेशलिटी मिक्स इंक्रीज होगा वैसे जो है हमें आरपॉप भी जो है इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो ये जो है कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स बनकर आते हैं और ओवरऑल मैनेजमेंट अगर आप देखोगे ना तो 30% के आसपास का जो है ग्रोथ गाइड कर रहा है। तो मैनेजमेंट जो है ना कंपनी का बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब इसके बाद यथार्थ के बाद जो अगली कंपनी है ना वो है पराग मिल्क फूड्स। अब ये पराग मिल्क फूड जो है आपके डेयरी सेक्टर के अंदर आती है और ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो पराग मिल्क फूड्स ने भी जो है ना इस बार बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर करे हुए। अब डेयरी सेक्टर के अंदर जो है ना हमें बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिल रहा है। चीज़ें जो है ना अनऑर्गेनाइज से जो है ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब पहले क्या हुआ करता था, नॉर्मली हमारे घर पे क्या हुआ करता था, एक मिल्क मैन आता था दूध लेकर। अब क्विक कॉमर्स के वजह से क्या हो रहा है, हमारे मॉडर्न रिटेल के वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो ब्रांडेड प्लेयर्स है ना मिल्क के अंदर, जैसे कि अमूल मिल्क हो जाता है, गोवर्धन मिल्क हो जाता है, तो ये सारे मिल्क को जो है ना लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और क्विक कॉमर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपके जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है ना वो ही सेल करते हैं। तो इससे आपकी जो मिल्क इंडस्ट्री है ना, जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, वो जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो लॉन्ग टर्म के अंदर मिल्क इंडस्ट्री आपके रिटेल सेक्टर की जब मैं बात करता हूँ तो वैल्यू रिटेल सेक्टर हो गया, ज्वेलरी रिटेल सेक्टर हो गया, उस लेवल की टेलविंड जो है हमें डेयरी सेक्टर के अंदर देखने मिल सकती है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि इस सेक्टर के अंदर जो है ना थोड़ी साइक्लिकलिटी होती है, सीजनैलिटी वाला फैक्टर होता है। तो किसी टाइम अगर फ्लश सीजन होता है तो अगेन इनके मार्जिन अच्छे होते हैं, बट किसी टाइम अगर मिल्क प्रोक्योरमेंट के कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाते हैं तो इनके मार्जिन जो है हमें इंपैक्ट होते हुए देखने मिलते हैं, जो कि हमें पिछले क्वार्टर के अंदर देखने मिला Q1 के अंदर, बहुत से मिल्क कंपनीज के अंदर, बहुत सी डेयरी कंपनीज के अंदर। अभी अगर आप पराग के नंबर देखोगे तो हमें 15% का सेल्स ग्रोथ देखने मिला, टॉप लाइन ग्रोथ, और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 56% का देखने मिला। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना मोटा मोटा जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिला है। अदर इनकम जो है कंपनी की आई है 18 करोड़ के आसपास की, जो कि पिछले साल 7 करोड़ के आसपास की थी। तो फिर भी अगर आप वो निकाल दोगे तो भी जो है हमें पैट के अंदर जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। तो ये बनकर आती है पराग की बात। ओवरऑल जो है ना कंपनी इंटरेस्टिंग है। और अब डेयरी सेक्टर के अंदर अभी आप पराग का वैल्यूएशन देखोगे ना तो अभी भी जो है ना कंपनी 31 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। और आपको इधर वैल्यूएशन के केस में बुल, बेयर और बेस सिनेरियो बनाना पड़ेगा। तो बुल केस में जो है मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि कंपनी के पैट के अंदर जो है ना हमें आराम से 50-60% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। बेस केस में 30% सीखते हो कि आप किस तरीके से जो है कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, आप जो है किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि एआई के वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है, लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे एआई को यूज करना सीखोगे। आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, आप इक्विटी रिसर्च के अंदर एआई यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो यहां पे आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ईपीसी कंपनीज के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, जब कैपिटल मार्केट कंपनीज की बात करें तो वहां पे हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट चीजें ट्रैक करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है। और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूँ जहां पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूँ, और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। अगर आपको पता होगा तो मैं 600+ कंपनीज ट्रैक करता हूँ। और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500+ कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है। जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहां पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है
और यहाँ पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है। और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहाँ पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इस स्टॉक कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ना आपको बकवास कोर्सेस खरीदने की जरूरत है, वो बकवास इन्फ्लुएंसर्स के। आपको जो है बस ये दोनों मास्टर क्लास करनी है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ जाकर आप सीधा कंपनी ट्रैक कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कब पोजीशन ऐड करनी है, कब कट करनी है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने जो है आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की जो है अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। तो 600 कंपनीज में ट्रैक करता हूं ना, उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है वो सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस की है। तो अभी Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आए उन बेसिस पे जो है हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। और ये भी बात किया है कि अगले Q3 Q4 के केस में अगर आप देखोगे या अगले बुल रन में जो है मुझे कौन सी कंपनीज कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे लग रहे हैं और इसके साथ साथ मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करूंगा या कट करूंगा। तो यहां पे हमने सारे सेक्टर्स कवर किए हुए, सारे सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज कवर की हुई है। बात किया है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से खराब लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। लेकिन नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो केबल्स एंड वायर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, टीएनडी हो गया, एफएमसीजी, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है डिस्कस करिए। और जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आप कंपनी के अंदर, मेरी खुद की एक फ्रॉड वाली चेकलिस्ट है, जिस तरीके से आप कंपनी के अंदर जो है रेड फ्लैग्स वगैरह डिटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ किस तरीके से जो है मैं स्टॉक आइडियाज ढूंढता हूं। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद आपका लेवल और मेरा लेवल जो है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज सेम हो जाएगा और आपको जो है कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का लिंक जो है ना मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूं। का पैड ग्रोथ आप अज्यूम कर लो और बेयर केस में आप 20% का 25% का पैड ग्रोथ अज्यूम कर लो। अब पैड ग्रोथ और ऑपरेटिंग लेवरेज हमें इनके अंदर क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो न्यू एज वाला बिजनेस है ना, मतलब इनका अवतार वाला बिजनेस है, वे प्रोटीन वाला बिजनेस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ देखने मिल रही है। तो न्यू एज वाला बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इधर अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर वैल्यू ग्रोथ जो है ना, अब रेवेन्यू मिक्स जो होता है दो चीजों का फंक्शन होता है, एक होता है वैल्यू ग्रोथ और दूसरा होता है वॉल्यूम ग्रोथ। तो जब आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, जब आप न्यू एज बिजनेस के अंदर होते हो तो वे प्रोटीन के अंदर आपके मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो इनके मार्जिन्स भी हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे और इसके साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी फास्टर होते हुए देखने मिलेगी और पैड ग्रोथ भी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। तो ये जो है सबसे बड़ा टेलविंड है। तो इनके अगर आप कोर कैटेगरीज देखोगे, जब आप डेयरी कंपनीज देखते हो ना, तो इनका फोकस मैक्सिमम वो आपका लिक्विड मिल्क बेचना नहीं होता है। इनका फोकस ये होता है कि आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचे, मतलब जैसे घी हो जाता है, फिर घी के साथ चीज़, पनीर, ये सारे जब ये लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना तो इनके मार्जिन जो है ना कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये पराग मिल्क फूड्स का अगर आप देखोगे तो इनका एक और प्रोडक्ट है दूध पेड़ा, वो भी जो है इनका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। अब डेयरी सेक्टर के ऊपर जो है हम लोगों ने आप लोगों के साथ एक वीडियो कवर किया था, तो वो मार्केट्स विद आयुष मर्ता वाला जो चैनल है उस पर अवेलेबल है और एक्स पे भी आप सिंपली जाके सर्च करोगे तो एक्स पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पराग मिल्क फूड जो है आपका मार्केट लीडर बनकर आता है आपके काऊ घी वाले कैटेगरी के अंदर और चीज़ के अंदर जो है इनका नंबर 2 का शेयर है। कंपनी के साथ क्लियरली आपको प्रीमियमाइजेशन प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। पहले हम क्या करते थे, लिक्विड मिल्क जाकर परचेस करते थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, योगर्ट परचेस कर रहे हैं, ग्रीक योगर्ट परचेस कर रहे हैं, आइसक्रीम्स परचेस कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ प्रोटीन प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं। अब जिम का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है लोगों में, तो लोग प्रोटीन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं। तो अभी ये लोग नया प्रोडक्ट लेकर आए, प्रोटीन वेफर बार, जो कि 50-60 रुपीज़ के अराउंड आता है। तो इधर अगेन ये प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो है ना हमें कंपनी के अंदर जो है ना प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। और पराग जो है आपके मार्केटिंग के अंदर भी जो है अच्छा खासा स्पेंड कर रहा है। तो ये आपके इन्फ्लुएंसर्स और आपके टीवी शोज़ के ऊपर जो है इनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस कर रहे हैं।
फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस बार Q2 के अंदर हमें 10% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है और 16% का वैल्यू ग्रोथ देखने मिला है। तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो पैट ग्रोथ जो है ना हमें कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है कंपनी का। मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो हमें अगेन Q1 Q2 के अंदर भी जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिले, लेकिन स्टिल इन मिल्क कंपनीज ने जो है ना इनके मार्जिन जो है ना अच्छे खासे होल्ड किए, क्योंकि अगेन इनके कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू एडेड मिक्स है, दैट इज इनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मिक्स है, वो जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि प्ले आउट कर रहा है इन कंपनीज के अंदर। और इसके साथ साथ पराग मिल्क फूड्स का मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो पहले जो है ना यहाँ पे कॉर्पोरेट इश्यूज हुआ करते थे, तो पहले इन्होंने क्या किया था, कुछ राइट ऑफ्स भी किए थे, जिससे मार्केट का जो कन्विक्शन है ना स्टॉक के ऊपर से वो पूरा ही जा चुका था। बट अभी पराग के केस में अगर आप देखोगे ना तो सिनेरियो जो है ना हमें बेटर होता हुआ देखने मिल रहा है और मार्केट को अगेन कंपनी पे जो है कन्विक्शन आता हुआ देखने मिल रहा है। तो अभी कंपनी जो है ना पराग 2.0 पे काम कर रही है। तो इधर मैनेजमेंट ने जो है गाइडेंस भी अच्छा दिया हुआ है, ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है कंपनी के अंदर इंक्रीज हो रही है। टॉप लाइन के लिए अभी जो है इन्होंने 3,400 करोड़ का जो है टॉप लाइन करा हुआ है और यहाँ से कंपनी जो है 10,000 करोड़ के टॉप लाइन की बात कर रहा है 2030 के अंदर। तो यहाँ पे हमें कंपनी के अंदर आराम से कितने परसेंटेज की ग्रोथ देखने मिल सकती है, आराम से 20% के आसपास की जो है 15 to 20% के आसपास हमें टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल सकती है। और ऑपरेटिंग लेवरेज और ज़्यादा देखने मिल सकता है क्योंकि आपका वैल्यू एडेड मिक्स इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके साथ साथ कंपनी जो है आपके वे प्रोटीन के कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। तो वे प्रोटीन के लिए चीज़ आपको बनाना पड़ता है, तो वे प्रोटीन के लिए लोग चीज़ भी बना रहे हैं और चीज़ कैटेगरी के अंदर भी जो है हमें इस रीज़न से जो है ना कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ देखने मिल रही है। फिर इसके साथ साथ Q2 के अंदर कंपनी ने इनके मार्जिन्स मेंटेन कर रखे, मिल्क प्रोक्योरमेंट के कॉस्ट इंक्रीज हुए उसके बाद भी, तो ये जो है अगेन इंटरेस्टिंग लगा। Q1 के अंदर भी जो है कंपनी ने मेंटेन कर रखा था। और डेयरी सेक्टर के अंदर में देखूँ तो पराग ने जो है ना वो ब्रांड इमेज जो है ना कहीं ना कहीं बना कर रखी है, जो कि आपका दूसरा कंपनी है जैसे कि दूधला डेयरी हो जाता है, आपका अगेन है हेरिटेज फूड्स हो जाता है, हेरिटेज फूड्स तो नहीं आएगा हालांकि, हैट्सन एग्रो आ जाता है। फिर इसके बाद अगेन अगर आप देखोगे तो हैदराबाद की भी एक कंपनी है, राइट हेरिटेज फूड से, आई एम सॉरी, तो हेरिटेज फूड जैसी कंपनीज आ जाती है। तो उनसे कंपैरेटिवली पराग का जो ब्रांड इमेज है ना वो कंपैरेटिवली बेटर बनकर आता है और वैल्यूएशन वाइज भी पराग जो है इंटरेस्टिंग लगता है। अब आपको जो है रीड करना चाहिए प्लेयर को। अगेन डेयरी सेक्टर में से मैं कौन से प्लेयर को प्रेफर कर रहा हूँ या मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से प्लेयर्स है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेशन के अंदर डिस्कस करी है। तो दोनों मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, उसके पहले आप दोनों के लिए जो है रजिस्टर कर लेना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 90% ऑफलाइन ग्रोथ आ रही है ना कंपनी के अंदर, वो जो है आपका वैल्यू एडेड मिक्स से आ रही है। एज ऑफ नाउ कंपनी के 70% रेवेन्यूज जो है हमें B2C कैटेगरी से देखने मिलते हैं और B2B से 30% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट आपके B2C पे कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस कर रहा है एज कम्पेयर टू B2B। तो इधर हमें मार्जिन जो है ना इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी। जब मैं इनके कोर कैटेगरी की बात करता हूँ तो ये घी पनीर चीज़ आ जाता है। तो कोर कैटेगरी के अंदर भी मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ का जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है और अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारी एरियाज़ है जहाँ पराग मिल्क फूड्स ने जो है पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं किया। तो ये भी जो है अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है। जब आप इंडिया के केस में देखोगे तो सिर्फ 30% का जो डेयरी मार्केट है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड है और बचा हुआ जो है ऑर्गेनाइज्ड है। आई मीन 30% का ऑर्गेनाइज्ड है और 70% के आसपास का अनऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ से आपके अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के लिए जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बनकर आता है। तो ये बनकर आती है बात। कंपटीशन तो मैनेजमेंट को है दूसरे प्लेयर से, हर डेयरी कंपनी को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपटीशन बनकर आता है। डेयरी इंडस्ट्री यूजुअली अगर आप देखोगे तो एक लोकल इंडस्ट्री होती है, मतलब वो आसपास के एरिया में जो है सर्व करते हैं। जब मैं मिल्क वाले बिजनेस की बात करता हूँ तो कंपटीशन होता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो अब ये आपके ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है आपके अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच में। तो एज ऑफ नाउ ये रियल कंपटीशन है जो कि मैनेजमेंट बात कर रहा है। ओवरऑल यार पराग का गाइडेंस इंटरेस्टिंग है, बस यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हुए थे पिछले 2020 के आसपास, वो आपको ट्रैक करना है कि यार फिर से चीज़ें जो है खराब ना हो कंपनी के लिए। ओवरऑल कंपनी इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद पराग मिल्क फूड्स के बाद जब मैं एक और कंपनी, जो थर्ड कंपनी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, उसका नाम है एजैक्स इंजीनियरिंग। अब ये एजैक्स इंजीनियरिंग जो है ना आपके SLCM वाले कैटेगरी के अंदर काम करती है। अब ये SLCM के अंदर जो है ना हमें ग्रोथ इम्पैक्ट होते हुए देखने मिली। एजैक्स को मैंने पहले ही कवर कर लिया चैनल पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q2 के इनके नंबर स्ट्रॉन्ग आए। यहाँ पे पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें 14% का पैड ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन Q1 के अंदर कंपनी के नंबर्स हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिले। अब ये एजैक्स इंजीनियरिंग जो है ना एक कैपिटल गुड वाली कंपनीज है। तो ये एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जहाँ पे बहुत कम बिजनेसेस जो है हमें काम करते हुए देखने मिलते हैं। और यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो यार 28 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है।
और कंपनी आपके SLCM वाले कैटेगरी के अंदर जो है ना एक मोनोपोली बनकर आते हैं। तो अब ये SLCM होता क्या है? SLCM जो है इस तरीके का होता है जो कि आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती है, मैक्सिमम मैन पावर यूज़ होती है, तो आपके कॉस्ट वगैरह भी और इंक्रीज़ हो जाते हैं, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए SLCM जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें अबाउट एजैक्स का मैक्सिमम मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि Q1 इनके लिए ख़राब था, Q2 जो है हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली SLCM वाले कैटेगरी के अंदर। रीज़न ये बनकर आता है कि अब पूरे इंडस्ट्री के अंदर ओवरहैंग क्या हो गया था कि CEV4 से ये लोग जो है CEV5 पे शिफ्ट हो रहे थे। तो CEV5 के अंदर क्या होता है कि आपको प्राइस इंक्रीज लेना पड़ता है, और ये ड्यू टू नॉर्म्स था। तो जैसे कि कार्स के अंदर हमारा BS4 BS6 इंजन होता है, उस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पे इन्होंने अब तक प्राइस इंक्रीज नहीं लिया, अब ये लोग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो उस पर इनकी डिमांड किस तरीके से फ्लक्चुएट होगी वो आपको देखना पड़ेगा। बट मोटा मोटा अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि H2 FY26 के अंदर हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी, क्योंकि जो आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ना वो जो है हमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के अंदर जो है बेटर होते हुए देखने मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि Q4 के अंदर कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई, Q1 के अंदर खराब आई। रीज़न सिंपल है यार कि प्री बाइंग होता है। अब लोग क्या करेंगे, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि CEV5 का जो मॉडल है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, CEV4 का मॉडल का प्राइस जो है कंपैरेटिवली कम होगा। तो क्या करेंगे, CEV4 जाके परचेस कर लेंगे, क्योंकि लोगों को क्या फर्क पड़ना है कि एनवायरनमेंट के अंदर कितना पॉल्यूशन हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये एक्चुअल फैक्ट है, कार भी अगर आप देखोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे CEV4 के टाइम पे जो है, जब CEV4 बंद हो रहा था तब कंपनी को जो है प्री बाइंग देखने मिला, जिससे हमें थोड़ा Q1 Q2 इंपैक्ट होते हुए देखने मिला है, जो कि हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगा। मार्जिन अगर आप देखोगे तो कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है ना हमें 1.5% से 2% के आसपास जो है फॉल होते हुए देखने मिलेंगे। बट ओवरऑल कंपनी का H2 जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये एक कंपनी है इंटरेस्टिंग जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। अगेन एजैक्स को बहुत बार चैनल पे कवर किया हुआ है और मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इनका 75% का मार्केट शेयर है, और अभी उल्टा हुआ है इस बार बहुत क्वार्टर बाद कि SLCM के अंदर इनकी ज़्यादा ग्रोथ है और नॉन SLCM के अंदर कम है। तो नॉन SLCM के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी की कंपैरेटिवली ग्रोथ जो है ज़्यादा होती है। अब मैनेजमेंट ने अगेन बहुत सारे रीज़न दिए, लेकिन मुझे ऐसा रीज़न लगता है कि इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया हुआ है, इसलिए इनके SLCM के कैटेगरी के अंदर जो है हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो एजैक्स एक कंपनी है जो कि देख सकते हो, मल्टीपल से इंटरेस्टिंग लगे मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करना ही चाहिए कंपनी है। और Q2 के इनके नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे। तो जो थर्ड कंपनी है ना, ये कंपनी अभी लिस्ट हुई है, इसका नाम है आनंद राठी। अब आनंद राठी के अंदर अगर आप देखोगे तो दो कंपनीज है, दोनों कंपनीज को जो है ना मार्केट प्रीमियम देता है। एक है आनंद राठी वेल्थ और दूसरा है आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। जब आनंद राठी वेल्थ की बात करता हूँ तो ये अगेन आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, मेन इनका बिजनेस वही है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी ये आपका इक्विटी, डेट और हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट इस कंपनी को हमेशा मल्टीपल देता है, एक्सपेंसिव मल्टीपल। तो यहाँ पे 70 के पी मल्टीपल पे जो है कंपनी हमें ट्रेड होते हुए देखने मिलती है। तो वही अभी इनका उसी तरीके से एक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके स्टॉक ब्रोकर वाला बिजनेस के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब मैं एंजल वन वाला बिजनेस देखता हूँ, तो जैसे एंजल वन का बिजनेस है या फिर आपके नुआमा का कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है, उस तरीके से आपके आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स वाला बिजनेस है। इंटरेस्टिंग क्या है कि इनका अभी मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो एंजल वन के अंदर मैक्सिमम पैसा कहाँ से आता है, F&O से आता है। अब कंपनी क्या टारगेट कर रही है पता है क्या, कि ये लोग टारगेट कर रही है कि F&O से 50% पैसा आएगा, कैश वाले सेगमेंट से 50% आएगा। एंजल वन के अंदर जब मैं बात करता हूँ ना, तो एंजल वन के अंदर जो मैक्सिमम प्लेयर्स बनकर आते हैं, मतलब जो कस्टमर्स बनकर आते हैं, यूजर्स बनकर आते हैं, उनका एज जो है ना कम होता है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनका मैक्सिमम एज जो है ना वो कुछ जो है ना 30 ईयर्स के आसपास का है, 30 ईयर्स के ऊपर है इनका क्लाइंट बेस। तो इधर इनका क्लाइंट बेस जो है कंपैरेटिवली मैच्योर है, इनके पास कैपिटल भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो कैश सेगमेंट के अंदर इस रीज़न से कंपनी के अंदर आपके अच्छे खासे रेवेन्यूज आते हैं। तो इधर जब मैं टॉप लाइन की बात करता हूँ तो टॉप लाइन अगेन हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहा है। अब कैपिटल मार्केट जो है एक साइक्लिकल सेक्टर है, पिछले कुछ टाइम से अगर आप देख रहे हो तो पूरा सेक्टर हमें इंपैक्ट होते हुए देखने मिला। तो जब से टैरिफ लग गए कैपिटल मार्केट का परफॉर्मेंस जो है हमें खराब होता हुआ देखने मिला। और इंडियन मार्केट अगर आप देखोगे तो आई थिंक बॉटम डेसाइल के अंदर आता है जब मैं बाकी मार्केट्स को कंपेयर करूँ। तो इंडियन मार्केट ने खराब परफॉर्म किया, जब मार्केट खराब परफॉर्म करते तब कैपिटल मार्केट खराब परफॉर्म करते। अगेन आपको ये कैपिटल मार्केट साइक्लिकल सेक्टर है और यहाँ पे साइकिल खेलने में ही जो है पैसा बनता है।
लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड है कि सेक्टर अच्छा करेगा, बट आपको देखना पड़ेगा साइकिल किस तरीके से प्ले आउट होती है, और साइकिल हमें टर्न होते हुए देखने मिल सकती है Q3 Q4 के अंदर। तब हमें कैपिटल मार्केट के जो स्टॉक्स है ना फिर से अच्छे करते हुए देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है साइकिल किस तरीके से प्ले आउट करनी है, मैंने जीरो टू हीरो के अंदर आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है सिखाया हुआ है कि मैं साइक्लिकल सेक्टर्स किस तरीके से प्ले आउट करता हूँ और क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग देखने मिली है, 13% की QOQ ग्रोथ देखने मिली है, और पैट के अंदर 22% की QOQ ग्रोथ देखने मिली है। AUM के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 9.5% की ग्रोथ देखने मिली है, और एक्टिव क्लाइंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 7.1% की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि डिसेंट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी का ब्रोकिंग सेगमेंट जो रेवेन्यू है ना वो सिर्फ 51% के आसपास है, और ये अपना जो इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इंक्रीज हो रहा है। अभी ये लोग आपके इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एंटर किए, तो यहाँ से भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो है ना हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। फिर इसके साथ साथ आपका SIP और म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो इसलिए आपके म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है कंपनी के लिए अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा था तब भी SIPs अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे थे। फिर इसके साथ साथ आपका MTF वाला बुक जो है ना यहाँ पे हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है इधर। अब इनके MTF वाला बुक क्या होता है, MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको जो है लेवरेज भी लगता है, तो जो लेवरेज लगता है वो ब्रोकर जो आपको प्रोवाइड करता है ना उसे हम MTF बोलते हैं। तो इनका MTF का बुक अगर आप देखोगे तो 41% से ग्रो हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन MTF अगर आप देखोगे तो 24% से ग्रो हुआ है। तो जितना ज़्यादा आपका MTF का बुक ग्रो करेगा ना उतना ज़्यादा साइक्लिकलिटी वाला पार्ट अगर आप देखोगे ना कंपनी के अंदर वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि ये आपके कैपिटल मार्केट जितना साइक्लिकल नहीं होता है जब मैं MTF बुक की बात करता हूँ। तो ये भी जो है अगेन इंटरेस्टिंग है। तो जैसे जैसे वेल्थ मैनेजमेंट या कैपिटल मार्केट प्लेयर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो साइक्लिकलिटी वाला फैक्टर रिड्यूस होगा ना उस तरीके से मार्केट इन कंपनीज को रिवॉर्ड करता है। तो इस रीज़न से अगर आप कंपनी का PE मल्टीपल देखोगे तो 41 का PE मल्टीपल मिलता है कंपनी को, और जब आप एंजल वन को जाकर देखते हो तो एंजल वन को 32 का PE मल्टीपल मिलता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है, और क्लाइंट बेस के अंदर भी जो रीज़न है जिसकी वजह से एंजल वन और आनंद राठी वेल्थ को जो है कंपैरेटिवली डिफरेंट वैल्यूएशन मिलती है। तो ओवरऑल आनंद राठी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक स्टेबल प्लेयर है। जैसे एंजल वन टारगेट करता है कि हमें मार्केट शेयर लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो स्पेंड कर रहे हैं, IPL वगैरह में स्पेंड किया है। आनंद राठी अगर आप देखोगे तो इनका ऐसे कुछ नहीं है, इन्हें सस्टेनेबली ग्रो करना है, इन्हें कोई मार्केट शेयर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसके पीछे नहीं भाग रहे ये लोग। इनका नॉन ब्रोकिंग का रेवेन्यू जो है उसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मार्जिन इनके बेटर होने चाहिए, साइक्लिकलिटी वाला फैक्टर यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए। तो ये एक जो है स्टेबल प्लेयर है कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ, और मैक्सिमम ये इनके क्लाइंट्स पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो ये लोग IPO लेकर आए क्योंकि इन्हें फंड्स चाहिए थे इनका MTF बुक ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनके पास फंड्स अगेन MTF के अंदर रूल्स होते हैं डेट टू इक्विटी के लिए, तो वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए इनके फंड्स की जरूरत थी, इसलिए ये लोग IPO लेकर आ गए। तो ये बनकर आती है आनंद राठी की बात। ओवरऑल कंपनी इंटरेस्टिंग है, अच्छा प्लेयर है, इस पर हम एक डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो जो है ना बात करेंगे और पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कंपनी के ऊपर। तो होपफुली ये कुछ 4 कंपनीज थी जहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव ग्रोथ देखने मिल रही थी। तो ये बनकर आती है बात। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ मास्टर क्लास का लिंक जो है ना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है दोनों मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, क्योंकि जीरो टू हीरो का प्राइस जो है आपका 3499 से 4999 होने वाला है दिसंबर के मंथ के अंदर, और अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्राइस देखोगे तो 1499 से 1999 होने वाला है। तो इसके पहले प्राइस इंक्रीज हो जाए, जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। अब कोई पूछेगा आप प्राइस क्यों इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि बॉस देखो दोनों मास्टर क्लास ने जो है ना हंड्रेड्स ऑफ पीपल के लाइफ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करी हुई है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है और इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज 30 आवर्स का जो है इतना कम प्राइस जो है ना डिजर्व नहीं करता है। तो इस रीज़न से मैं इसका प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ, और कभी भी क्वालिटी चीज़ अगर आप देखोगे ना तो कम प्राइस पे नहीं होती है, तो इसलिए मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिसंबर के मंथ के अंदर प्राइस आपको इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। उसके पहले जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।